दोस्तों, ये संयोग है या प्रयोग, ये आप खुद तय करिएगा। पहली बड़ी खबर दिखाऊंगा कि कैसे एक तगड़ा झटका लगता है। झटका इस बात को लेकर कि एक तरफ ममता बनर्जी एक दिन पहले ही हॉकर्स द्वारा, जो वहां हॉकर्स हैं, रेडी वाले हैं, रेडी पटरी वाले, उनकी दुकानों पर उनकी जो अस्थायी रेडियां लगी हुई हैं उन पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो उसके विरोध में वो प्रदर्शन करते हैं और ममता बनर्जी का साथ उनको मिलता है। और उसके एक दिन बाद ही एक बड़ी कार्रवाई होने लगती है। ममता बनर्जी की सुरक्षा हटा ली जाती है। यही नहीं, आदेश भी आ जाता है अदालत का कि जो राहत फिलहाल अभिषेक बनर्जी को दी गई थी कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी के लिए एक दिन बाद ही फौरन देखिए। साथ ही साथ आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि एक और अदालत में मामला चल रहा है। ममता बनर्जी कैसे शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भारी पड़ती नजर आ रही है, वो आज आपको दिखाऊंगा। कैसे नीति नियमों को खूंटी पर टांगकर मौजूदा जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बागी गुट के नेतृत्व करने वाले विधायक को विपक्ष का नेता चुन लिया। अब इसको लेकर सुनवाई और खबर यह भी निकल कर आ रही है कि मामला पलट सकता है, यानी बड़ा झटका लगेगा बागियों के दम पर टीएमसी को खत्म करने वालों को। और तो और सुप्रीम कोर्ट का मामला, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि बागी सांसदों वाला मामला, एक तो ये रहा अपना टीएमसी वाला, फिर दूसरा वाला मामला भी उद्धव ठाकरे वाला। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट जहां जाकर इस पूरे मामले को पलटने की कोशिश है, वो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों पर जो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए उसको पर ढील बरतता है। तो जी हां, एक मामला नहीं, कई मामले दिखाऊंगा जिसने पोल खोली। और तो और राम मंदिर वाला मामला और बड़ा होता जा रहा है। याद है को धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ था, अरे सनातन, ये वो तमाम बातें, 10 करोड़ रुपए लगा दिए उसमें। लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी क्यों नहीं दी और आरएसएस के कार्यकर्ता ने कैसे आरएसएस की पोल खोली, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पश्चिम बंगाल की सियासत अभी भी गरमाई हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब फैसला बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। हाँ, शुभेंदु अधिकारी पिछले 1.5 महीने से परेशान है, वो समझ नहीं पा रहे करना क्या है। अब देखिए, एक और मामला निकल कर आया। कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा है मामला, जिसमें पश्चिम बंगाल के जो स्पीकर हैं, उन्होंने रीताव्रत बनर्जी जो हैं, जो टीएमसी के बागी विधायकों के नेतृत्व करता है, इन्हीं रीताव्रत बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष ने नेता विपक्ष बना दिया। अब इसको लेकर सुनवाई है। सुनवाई में क्या क्या हो रहा है जरा पहले मैं आपको बताता हूं। तो कलकत्ता हाईकोर्ट, अंग्रेजी में बता रहा हूं मैं आपको, कलकत्ता हाईकोर्ट की एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें पश्चिम बंगाल के स्पीकर की तरफ से बागी विधायक रीताव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। अच्छा, इसमें क्या बात है, जबकि इसमें टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की पसंद को नजरअंदाज किया गया। इससे पहले कोर्ट ने सवाल किया था कि स्पीकर ने टीएमसी के प्रस्ताव को पेंडिंग क्यों रखा। टीएमसी के कोई टीएमसी भी ममता बनर्जी के कितनी कहानियां बताते रहे कि टीएमसी इस समय ममता बनर्जी के, और ऐसे में पूछा गया है कि अगर टीएमसी का प्रस्ताव आया तो उसे पेंडिंग क्यों रखा गया, नेता विपक्ष ऐसे, जबकि बिना फ्लो टेस्ट के बागी विधायक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यह ऐसा कैसे, मतलब मैंने कहा कोई भी नहीं, खूंटी पर टांग दो किससे। अब आप सोचिए, जो रीताव्रत बनर्जी हैं, ये है टीएमसी के विधायक, लेकिन बागी हो गए। बागी किसके लिए हुए हैं सबको पता है। अब सरकार भी उनकी, जिनके लिए बागी हुए वो भी यही, नेता विपक्ष भी वही, मुख्यमंत्री वो है। सोचिए सारा का सारा सिस्टम कैसे अपने हाथ में रखा, और सारे नीति नियम खूंटी पर टांग कर। फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही, झटका लग सकता है। एक दिन पहले जब ममता बनर्जी ने कलकत्ता में हॉकर्स के साथ प्रदर्शन किया, उसके फौरन बाद एक खबर आती। खबर क्या है, इस बार कमाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया। हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है कि जाओ गिरफ्तार कर लो, कि मान ही नहीं रही ममता बनर्जी अब भी सिर उठाकर खुद को राजनीति में बनाए रखने की, अपना वजूद बताए रखने के लिए कर रही है। ऐसे में इस फैसले से टीएमसी के महासचिव की कानूनी मुश्किलें बढ़ने की संभावना है, जो पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। जज है प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने बुधवार को अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज कर दी और भोपाल की एक विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की तामीली पर नवंबर 2025 में दी गई रोक को हटा दिया गया कि भाई जाओ जाके गिरफ्तार कर लो। मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है हर जगह से जीतना। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि लोग बहुत हवाला दे रहे हैं कि अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप इस अदालत में जाइए, उधर चले जाइए। क्या इतना संभव होगा? मैं बार बार यही सवाल इसलिए करता हूं कि जब इस देश की संवैधानिक संस्थाएं
कुछ ऐसा करने लग जाए जिससे संशय खड़ा होने लग जाए तो क्या कहा जाए। अब देखिए, खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई ने लिखा, इंपॉर्टेंट इन दिस सीजन ऑफ पॉलिटिकल स्प्लिट्स एंड मर्जर्स। कहा गया, जरूरी बात है, राजनीतिक दलों के टूटने और विलय के इस दौर में सुप्रीम कोर्ट की संदिग्ध भूमिका पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। उसने कहा कि केवल हम सारी की सारी बातें कहां तक चल रही हैं। कभी बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का जिक्र होता है, फिर हम कहते हैं बीजेपी का सपोर्ट कौन कर रहा है, चुनाव आयुक्त करते हैं, ईवीएम पर सवाल होते हैं। ये कहा जाता है कि भाई लोकसभा अध्यक्ष, आपकी तो लोकसभा अध्यक्ष बागी सांसदों की योग्यता या योग्यता वाले मामले पर फैसला नहीं ले रहे हैं, जल्दी मामले को अटकाए रख रहे हैं। लेकिन क्या इतनी ही संजीदगी इस देश की सुप्रीम कोर्ट नजर आती है? क्यों कह रहा हूं, तो दो मामले इन्होंने बताए हैं। सुनिएगा, बहुत गंभीर विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से साल 2024 में, आपको याद होगा, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी थी, उसका मामला चल रहा है। अब तक कोई फैसला नहीं है उस पर, कोई फैसला नहीं है साल 2024 से अब तक। क्या है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की उस अपील पर कोई फैसला नहीं सुनाया जो जनवरी 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के पार्टी के बंटवारे से जुड़े फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर आज तक फैसला नहीं। जनवरी 2024 से अब सोचिए क्या चल रहा है, जून 2026, 2.5 साल बीत गया है। इसमें कहते हैं इसमें 30 महीने बीत गए और 4 सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए और चले गए और समय बीतता जा रहा है। अब आइए, दूसरा मामला इन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने गोवा कांग्रेस नेता गिरीश चोडंकर की मार्च 2022 आप लगाइए, यानी 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया कि मैं दायर उस याचिका पर अभी तक कोई फैसला नहीं सुना है जिसमें दल बदल से जुड़े बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कोई फर्क है। और उम्मीद किस चीज की जताई जाती है कि कुछ बढ़िया होगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, देखा जाएगा, फिर कोई किसी पर सवाल नहीं उठाता। अब आते हैं राम मंदिर वाले मामले पर। राम मंदिर मामले में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ा खुलासा हुआ। धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम में खर्च हुए थे 10 करोड़ रुपया। सदस्यों से पैसों की जानकारी छिपाई गई, 10 करोड़ रुपए लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा, क्योंकि अभी ये कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि ये तो सनातनियों की, हिंदुओं का देश है, अगर हिंदुओं के देश में भगवान श्री राम के कार्यक्रम में पैसा खर्च नहीं, ये और ये कहता कौन है? ये वो लोग कहते हैं जिनकी जो खुद दिहाड़ी मजदूरी पर जी रहे होते, ज्यादातर उनको सुनिए, उन्हीं की कथा कहानी है जिन्होंने टैक्स में से आज तक टैक्स भी ना जमा किया, वो टैक्स पेयर के पैसे पर 10 करोड़ जो गए उस पर ज्ञान देते। खैर वो भी उनका है, देश सबका है कह सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी छिपाना, ये तमाम चीजें होना। अब देखिए, इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह भी आए हैं, हिंदुस्तान की खबर है। चढ़ावा में चोरी तो हुई है, उंगली ट्रस्ट ही नहीं सरकार की तरफ, अब खोलकर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है। इसमें बताया जा रहा है भाजपा भगवान राम के श्राप से सत्ता से चली जाएगी। भगवान के घर में भगवान के खजाने को भाजपाइयों ने मिलकर लूटा है। ये लूट से भाजपाई और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिस्ट के खास लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं और जनता को दिखाई दिया है। ये सारी बातें इन्होंने लिखी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन ज़रा इधर भी सुनिए, आरएसएस के एक कार्यकर्ता ही दावा किया जा रहा है, आरएसएस के कार्यकर्ता लेकिन संघ की पोल खोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए, क्या कहते हैं नजर आ रहे हैं जरा। राम मंदिर का चंदे की तो एक बात उठी है, लेकिन ये जाएगी अब तो बहुत सही दिशा में जाएगी। चंदे की बात तो अब छोड़ दीजिए। कारण ये है, मंदिर में सरकारी समिति तुमने बनाई क्यों? आज जो मंदिर की समिति में है, इनका राम जन्मभूमि से क्या लेना देना है? निर्मोही अखाड़ा जिसने केस लड़ा, ठीक है, स्वरूपानंद जी ने समिति बनाई थी, उन्होंने संघर्ष किया। विमुक्तेश्वरानंद जी के तथ्यों के आधार पर राम जन्मभूमि का फैसला आया है। सबसे ज़्यादा उसके ऊपर जज की टिप्पणियाँ है कि हाँ, इनके तथ्यों से हम प्रभावित हुए हैं। उनको तुमने बाहर कर दिया, निर्मोही अखाड़े को बाहर कर दिया। समिति में कौन आ गए? संघ वाले। वो संघ का कार्यालय बनना है कोई? ये तो धर्म स्थल है। ये खुद पोल खोल रहे हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता ने खोली संघ की पोल, ये दावा किया जा रहा है संदीप देव की तरफ से। और जाते जाता नेगू भी जरा सुनिए, इन्होंने चुटकी ले ली। देखिए, समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। उनके पुत्र अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, उनसे निवेदन कर रहे थे कि किसी तरह से सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर लीजिए, पिछड़ों की राजनीति को बचाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ब्लैकमेल कर रही है, पिताजी बहुत तनाव में हैं, उनकी किसी लिखी बात का, किसी कही बात को बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा, पिताजी तनाव में है, इसलिए भाजपा जो कहती है वो लिख देते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को गंभीरता से नहीं लेती। तो अब ये भाई हैं कौन, मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद का कहना है कि यूपी राजभर के दोनों लड़के रात के अंधेरे में अखिलेश यादव से मिले हैं और तमाम बातें जो उन्होंने कही। मैं ये भी नहीं कह रहा इनका दावा कितना सही है कितना नहीं, जब ओम प्रकाश राजभर के दावे पर भी भरोसा नहीं है, इनकी भी दावे की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब आप ऐसा बोलोगे तो सुनना भी तो पड़ेगा,
सुनना पड़ेगा ना, तो सुनिए, हो सकता है ये भी हो। जैसे वो वाली बात सच है कि सांसद छोड़कर आ रहे हैं सपा के, तो ये भी बात सच हो सकती है। नमस्कार।